ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स बने होते हैं पाथ्स के। पाथ बनाने के लिए पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, पाथ बनता है, और पाथ को आपस में कनेक्ट करके शेप बनता है, शेप के अंदर कलर फिल होता है। ये होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स पिक्सेल्स के बने होते हैं, और पिक्सेल्स क्या होते हैं, स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं, इसमें कलर इंफॉर्मेशन होती है। ये नॉन स्केलेबल होते हैं, इनको स्केल करने पे इनकी क्वालिटी और डिटेल खराब हो जाती है। ये स्केलेबल ग्राफिक्स होते हैं, इनको कितना भी बड़ा छोटा किया जा सकता है, वेक्टर ग्राफिक्स, है ना। एक और चीज़ इसमें आती है, इनको बोलते हैं रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट। रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट ग्राफिक्स किसको बोलते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स को बोलते हैं। और रास्टर ग्राफिक्स को बोलते हैं रेजोल्यूशन डिपेंडेंट ग्राफिक्स। हाँ, यहाँ से तो चला गया, कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, नहीं, रेजोल्यूशन बोलते हैं डेस्कटॉप पे। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है ना। हाँ, ये बता रहा है कि इसमें कितने पिक्सेल्स हैं। 1920 पिक्सेल्स हैं इसके हॉरिजॉन्टल रो में, और एक कॉलम में 1080 पिक्सेल्स हैं। एक सिंगल की बात हो रही है, एक सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स हमारे स्क्रीन में कितने हैं, है ना। तो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट का क्या मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे कोई फाइल प्लेस करी, प्लेस एम्बेडेड, इसमें एक और वेबसाइट है पिक्साबे, इस पे भी आपको इमेजेस मिल जाएंगी। ये देखो, ये रेजोल्यूशन दिखा रहा है 1280 मल्टीप्लाइड बाई 864 1920 बाई 1280। इसी बैच में हो, क्या नाम है, लेट हो गया, कैसे लेट हो गए। तो 5-10 मिनट तो लेके चलना चाहिए आपको, पहले आना है ना। ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, डाउनलोड। अच्छा, 2 बार हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रोल वी पेस्ट किया मैंने, ये अपने ओरिजिनल रेजोल्यूशन पे है ना। जब हम इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर रहे हैं, जितने भी इसका रेजोल्यूशन है वो उसमें आ गया है। अगर मैं अपने स्क्रीन को 100% स्केल कर रहा हूँ, ये देखो 100% जूम है, तो ये इसकी बेस्ट क्वालिटी दिखा रहा है, मोस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल इसमें दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो अब इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, और अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो भी इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी।
इवेंचुअली इसमें ऐसा डिथर और पिक्सेलेशन आपको दिखाई देगा इमेज में, है ना। तो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, इसका जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है जिसपे हमने इसको डाउनलोड किया है यहाँ पे 1280 बाई 854 पिक्सल, ये इस पे अपनी बेस्ट क्वालिटी पे दिखाई देगा। इससे ज़्यादा बड़ा छोटा इसको करेंगे तो इसकी अमाउंट ऑफ डिटेल और इसकी जो क्वालिटी है वो खराब होगी। इसीलिए रास्टर ग्राफिक को बोलते हैं नॉन स्केलेबल रेजोल्यूशन डिपेंडेंट ग्राफिक, नॉन स्केलेबल रेजोल्यूशन डिपेंडेंट ग्राफिक। ठीक है। और वेक्टर ग्राफिक्स को स्केलेबल ग्राफिक्स और रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनको हम कितना भी बड़ा या छोटा करके प्लेस कर सकते हैं। अगर इलस्ट्रेटर जो कि एक वेक्टर बेस्ड एप्लीकेशन है, इसमें से कोई ग्राफिक हम लेकर आएंगे तो वो क्या होगा, वेक्टर ग्राफिक होगा, है ना। आप फोटोशॉप में लेकर आ सकते हो, इलस्ट्रेटर में से वेक्टर ग्राफिक्स लेकर आ सकते हो। ये एक वेक्टर ग्राफिक है, यहाँ से ये वेक्टर ग्राफिक को मैंने कॉपी किया, फोटोशॉप में पेस्ट किया एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये आ गया। अब ये अपने ओरिजिनल क्वालिटी पे आए, ओरिजिनल डिटेल पे आए। फोटोशॉप में ऑफ कोर्स अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट करूँगा तो मेरे को पिक्सेलेशन दिखेगा, जूम इन करूँगा पिक्सेलेशन दिखेगा, लेकिन इस लेयर को, इस इमेज को अगर मैं बड़ा या छोटा कर देता हूँ तो इसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, उसको आप कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई है? ठीक है, अच्छी चीज़ है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा फोटोशॉप के बारे में समझना है। फोटोशॉप में हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इसको बोलते हैं कैनवस। जो वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कैनवस। इसके बाहर का जो एरिया है ये है डैशबोर्ड, तो बोलेंगे डैशबोर्ड। और इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है, क्या? नेविगेशन और वर्क स्पेस। नेविगेशन किसको बोलते हैं? हम इस डॉक्यूमेंट पे कैसे नेविगेट करेंगे, मतलब यहाँ से वहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो टूल्स होते हैं। जेड से जूम टूल आएगा, जूम टूल से आप क्लिक और ड्रैग कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसको जूम इन जूम आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक और ड्रैग किया जूम टूल से, यहाँ पे किया या यहाँ पे किया, है ना। तो माउस की मदद से जूम टूल से आप इसको कर सकते हो। मोर ओवर आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस भी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस ये भी जूम इन जूम आउट करता है। और कंट्रोल 0 दबाने से ये फिट हो जाता है आपके स्क्रीन में। अगर आपके स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो कंट्रोल 0 दबाने से फिट हो जाता है, फिट टू स्क्रीन। ठीक। मोर ओवर ऑल्ट, आपको ये टूल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जेड से जूम टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ऑल्ट दबा के कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाओगे और अपना माउस का स्क्रॉल व्हील ऊपर नीचे करोगे तो इससे भी जूम इन जूम आउट होता है। और जहाँ पे माउस को रखोगे उसी पॉइंट पे जूम इन होगा। और स्क्रॉल व्हील बाहर करोगे, अंदर की तरफ करोगे तो जूम आउट होगा, और बाहर की तरफ करोगे तो जूम इन होगा। ठीक है, जूम इन जूम आउट क्लियर है? अच्छा, एक और होता है जब आप जूम इन हो तो आप एज से हैंड टूल ले सकते हो। यहाँ पे हैंड टूल होता है,
हैंड टूल डॉक्यूमेंट को पैन करता है, PAN, पैन। पैन मतलब डॉक्यूमेंट को इधर से उधर देखना, अलग अलग पार्ट्स देखना है इस डॉक्यूमेंट, है ना। ये है पैन टूल। और अगर आपको पैन टूल नहीं चाहिए तो आप कोई भी टूल पे हो, स्पेस बार दबा के रखोगे तो टूल चेंज हो जाएगा हैंड टूल में, फिर इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। यस, ये हो गया पैनिंग द डॉक्यूमेंट। तो जूम इन एंड पैनिंग, ये दोनों चीजें साथ साथ करनी पड़ेगी जब आपको फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पे काम करना है। ये तो हो गया नेविगेशन के बारे में। वर्क स्पेस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वर्क स्पेस क्या है? ये जो पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये आपके वर्क स्पेस का पार्ट है। ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये आपके वर्क स्पेस का पार्ट है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बार होता है, ये आपके वर्क स्पेस का पार्ट होता है। और ये ऑप्शन बार चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हो। जो भी टूल आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे उस टूल के प्रॉपर्टीज दिखाएगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे अगर और उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो ये उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाएगा। ये ऑप्शन बार बहुत ज़रूरी होता है फोटोशॉप में। इसको जो भी आप सेलेक्ट करोगे टूल, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा टूल सेलेक्टेड है, कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी लेयर सेलेक्टेड है। अच्छा, वो तो उसमें पार्ट हो गया, हमने अलग किया नहीं ना। ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, ठीक है। ये टूल बॉक्स है। तो ये सारे पैनल्स और ये टूल बॉक्स और ये ऑप्शन बार अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो कहाँ मिलेगा? विंडो मेन्यू के अंदर मिलेगा। ये सारे मेन्यू आइटम्स है, अलग अलग मेन्यूज हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं। इनके ऊपर माउस लेकर जाओगे तो ये ड्रॉप डाउन होते हैं। फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा मेन्यू आपको चाहिए, कौन सा पैनल आपको चाहिए। तो अगर आपका ऑप्शंस नहीं दिख रहा तो विंडो के अंदर से ऑप्शंस ओपन कर लोगे। अगर टूल बॉक्स नहीं दिख रहा तो टूल्स, विंडो के अंदर से टूल्स ओपन कर लोगे, है ना। और ये राइट हैंड साइड में जितने भी पैनल्स है ये भी यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर पैनल यहाँ पे मिनिमाइज हो रखा है, या फिर अगर हमको स्वॉचेस चाहिए, कलर स्वॉचेस, तो उसके लिए यहाँ पे ये पैनल है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। कलर स्वॉचेस या कलर पैनल से कलर्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपके पास पैनल है। तो ये सारे पैनल्स यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड होते हैं। अल्फ़ाबेटिकली मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z, और A से भी पहले कौन सा होगा? जो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये 3D पैनल, तो ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो ये सबसे पहले है। फिर अल्फ़ाबेटिकली ये सारे एक्शन से लेकर वर्जन हिस्ट्री तक सारे पैनल्स हैं आपके पास, जो ओपन अगर आप करोगे तो जैसे नेविगेटर पैनल अगर ओपन किया तो ये यहाँ पे आ गया, और इसको आप बाहर फ्लोट भी कर सकते हो और वापस से अंदर डॉक भी कर सकते हो। डॉक करना मतलब सेट करना उसको, है ना। डॉक शेप आती है ना किनारे, तो उसको डॉक किया जाता है ना। तो वैसे ही डॉक करते हैं इसको। और जो भी वर्क स्पेस आपने सेट करी अपने लिए, मान लो आपको कुछ पैनल्स अच्छे लगते हैं, ये सेटिंग अच्छी लगती है, बार बार आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो विंडो के अंदर वर्क स्पेस के अंदर आप इसको सेव कर सकते हो, न्यू वर्क स्पेस, और इसको हमने नाम दे दिया जैसे 1230 और सेव कर दिया। तो अगली बार अगर मैं आऊँगा इस कंप्यूटर पे और मैं देखूँगा कि ये पैनल्स गायब हो चुके हैं और ये टूल्स भी नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन बार ऐसे बाहर फ्लोट हो रखा है, तो मैं क्या करूँगा? सीधा विंडो के अंदर वर्क स्पेस के अंदर मेरा वर्क स्पेस सेलेक्टेड है, कोई और वर्क स्पेस भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे ग्राफिक्स एंड वेब, तो ये सब आ गया वापस। या फिर अपना वर्क स्पेस सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ ताकि अपनी ओरिजिनल सेटिंग पे वापस आ जाए, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्क स्पेस, इसको बोलते हैं टूल्स, पैनल्स, ऑप्शंस। और ये डॉक्यूमेंट टैब है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आएंगे, है ना। कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट आता है। न्यू डॉक्यूमेंट में
ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड मतलब जो भी चीज़ आपके क्लिपबोर्ड में कॉपीड है उसी साइज का वो डॉक्यूमेंट बनाता है। यानी अगर मैं मान लो मैंने यहाँ पे ये इमेज को किया कॉपी इमेज, राइट क्लिक कॉपी इमेज, तो ये इमेज मेरे क्लिपबोर्ड में आ गई ना। अब मैं कंट्रोल एन न्यू करूँगा तो ये क्लिपबोर्ड चेंज हो गया, देखो यहाँ पे 1280 बाई 853 हो गया। कंट्रोल वी पेस्ट कर दे तो सेम साइज का डॉक्यूमेंट बन जाता है जो हमारे क्लिपबोर्ड में है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स हैं, जैसे यहाँ पे फोटो से रिलेटेड अलग अलग साइजेस हैं, लैंडस्केप के साइजेस, व्यू ऑल प्रीसेट्स करोगे तो पोर्ट्रेट के भी साइजेस हैं। प्रिंट से रिलेटेड लीगल पेपर, A4 पेपर, लेटर पेपर, A3 पेपर, ये अलग अलग पेपर के साइजेस हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ साइजेस है, पोस्टर के लिए, पोस्ट कार्ड के लिए। वेब से रिलेटेड वेब लार्ज फुल HD जो होता है 1920 बाई 1080, मोस्ट कॉमन 1366 बाई 768। मोबाइल से रिलेटेड ये सारे क्या है, प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स का क्या मतलब है, प्री डिफाइंड सेटिंग्स। प्री डिफाइंड सेटिंग्स यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं ये प्री डिफाइन हो जाती है, अपने आप चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इनमें क्या खास चीज़ है देखने वाली, एक तो है आपके डॉक्यूमेंट की विड्थ कितनी चाहिए आपको, विड्थ और हाइट, और ये किस में मेजर होगी, पिक्सेल्स में मेजर होती है। अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ बना रहे हो, स्क्रीन मतलब मोबाइल डिवाइस, टेलीफोन, टेलीविजन, स्क्रीन पे अगर आपको देखना है तो आप उसको पिक्सेल्स में ही मेजर करोगे। लेकिन अगर आपको प्रिंट करना है, अगर आप कोई प्रिंट प्रीसेट यूज़ करोगे फॉर इंस्टेंस, तो देखोगे यहाँ पे इंचेस में मेजरमेंट हो रहा है ना। और ये आपके पास अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स रहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो स्क्रीन के लिए पिक्सल रहेगा, प्रिंटिंग के लिए इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट्स को मेजर करने के लिए पॉइंट्स और पिकास का यूज़ होता है। या हाँ जी सर बोलो। 12:30 बजे वाले जो बच्चे हैं उनका डिस्कशन होता है, बच्चे आए थे वो? हाँ, जिनका प्रेजेंटेशन हुआ था, हाँ आए थे, सारे आए थे। एक मिनट दिख रहा था सारे मतलब कुछ बच्चे नहीं आए थे बट काफ़ी बच्चे आए थे, 3-4 बच्चे तो थे। ठीक है, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर अगर प्रिंटिंग के लिए है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यहाँ पे अपने आप कन्वर्जन भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला कि 15 बाई 10 इंच का मेरे को डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ये पिक्सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट किया तो अपने आप उसने उसको पिक्सेल्स में भी कन्वर्ट कर देगा, है ना। या फिर इंचेस के अलावा सेंटीमीटर्स देखूंगा तो वो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कन्वर्जन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ओरिएंटेशन मतलब दो ओरिएंटेशन होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। लैंडस्केप ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी। विड्थ और लेंथ सेम चीज़ होती है, विड्थ और हाइट, विड्थ है और हाइट है, तो विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। पोर्ट्रेट करेंगे तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी, है ना। तो ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। आर्टबोर्ड अगर आपको एक बनाना है तो आप बना सकते हो, वरना इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं फोटोशॉप में। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड्स होते हैं, मल्टीपल पेजेस डॉक्यूमेंट्स सबको बनाने होते हैं, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर है यहाँ पे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ये क्या है, ये इसकी हाइट और विड्थ नहीं पूछ रहा, रेजोल्यूशन पूछ रहा है एक स्क्वायर इंच पिक्सल में कितने पिक्सल्स होंगे, उसकी पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितने टाइटली पैक्ड होंगे वो पिक्सेल्स, और जितने ज़्यादा होंगे उतने उतने छोटे होंगे, है ना। जितने ज़्यादा होंगे उतने छोटे होंगे। एक स्क्वायर इंच के अंदर अगर यहाँ पे होगा वेब से रिलेटेड 72 पिक्सल्स पर इंच, तो एक स्क्वायर इंच में अभी कितने हैं, टोटल 72 पिक्सल्स हैं। और अगर मैं कोई प्रिंटिंग के लिए लेता हूँ तो यहाँ पे 300 पिक्सल्स पर इंच। उसी स्क्वायर इंच में अब 300 पिक्सल डाल दिए तो पिक्सल का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना। इससे उसकी डिटेल, उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर होती है और प्रिंटिंग में वो चीज़ आपको नज़र आएगी। अगर आप
कोई वेब का डॉक्यूमेंट बनाओगे 72 पिक्सेल्स पर इंच पे और उसको प्रिंट करोगे तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन वहीं पे आप उसको अगर 300 पिक्सेल्स पर इंच पे प्रिंट करोगे तो वो बेटर क्वालिटी में प्रिंट होगा, बेटर प्रिंट आएगा आपको। तो प्रिंटिंग के लिए ये यूज़ होता है। अगर स्क्रीन के लिए है तो 72 डिफ़ॉल्ट रहेगा और अगर प्रिंटिंग के लिए तो 300 पिक्सेल्स पर इंच डिफ़ॉल्ट रहेगा। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में लिख लो, हमेशा ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 72 फॉर स्क्रीन एंड प्रिंटिंग के लिए 300। कलर मोड आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे RGB कलर मोड दिखा रहा है अभी। अगर मैं प्रिंटिंग के लिए लेता हूँ तो यहाँ पे CMYK का ऑप्शन देगा। तो ये क्या होते हैं? कलर मोड होते हैं। कलर मोड मतलब जैसे स्क्रीन होता है जो, वो कलर्स बनाने के लिए 3 प्राइमरी कलर्स का यूज़ करता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन कलर्स को मिक्स करके वो बाकी के कलर्स बनाता है। प्रिंटर रेड, ग्रीन, ब्लू पे वर्क नहीं करता, प्रिंटर CMYK पे वर्क करेगा, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। और यहाँ पे आपको CMYK यूज़ करना पड़ेगा। CMYK कलर्स और RGB कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो कलर्स RGB में आप बना सकते हो, देख सकते हो, वो कलर्स CMYK में सारे कलर्स पॉसिबल नहीं होते हैं, लिमिटेड कलर्स होते हैं। तो इसीलिए कोई चीज़ प्रिंटिंग के लिए बनाना है तो पहले से उसको CMYK कलर मोड में डाला जाता है और फिर बनाया जाता है। अगर कोई चीज़ स्क्रीन के लिए है तो उसको RGB कलर मोड में बनाया जाता है। अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, आप RGB में डॉक्यूमेंट बना दोगे, बाद में उसको प्रिंट कराने ले जाओगे तो प्रिंट होने के बाद बोलोगे कि ये सेम कलर प्रिंट होके नहीं आए। इसके लिए पहले से आपको उसको देखना पड़ता है कि कैसा दिखाई देगा। उसके लिए आपको इसका कलर मोड CMYK करना पड़ेगा। इसके अलावा 2-3 और कलर मोड्स हैं, बिटमैप, ग्रे स्केल, लैब कलर। ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आएंगे आपके। ग्रे स्केल सिर्फ ग्रे कलर्स अलाउ करता है डॉक्यूमेंट में, यानी कि हाँ, या कि मैं इसमें ब्लैक कलर से पेंट कर सकता हूँ, वाइट कलर से भी पेंट कर सकता हूँ, और ग्रे कलर अगर सेलेक्ट करूँगा तो ग्रे कलर से भी मैं पेंट कर सकता हूँ। अलग अलग, हाँ, ब्लैक और वाइट को मिक्स करके जो कलर बनता है वही कलर यहाँ पे आप पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रेड ट्राई करोगे तो नहीं अलाउ करेगा। ऐसे ही, हाँ, ब्लैक, वाइट और ग्रे। ग्रे 3 नहीं है, शेड्स ऑफ ग्रे देखो यहाँ पे कितना है, ब्राइटनेस 0 है ना। अब मैं 0 से लेकर 100 है, 100 से लेकर 0 तक जाऊंगा तो ये सारे शेड्स ऑफ ग्रे है ना बीच में, ये सारे ग्रे कलर्स आप इस पे पेंट कर सकते हैं। ग्रे स्केल बोलते हैं इसको, ग्रे स्केल बोलते हैं। दिस इज अ ग्रे स्केल डॉक्यूमेंट। और एक होता है आपका बिट मैप डॉक्यूमेंट, ये 1 बिट डेप्थ पे होता है। 1 बिट डेप्थ का क्या मतलब है? 1 बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कंप्यूटर मेमोरी में 1 बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सबसे छोटी यूनिट है। उसमें कितनी इंफॉर्मेशन आती है? उसमें आता है या तो 0 या फिर 1, बाइनरी है ना, या 0 होगा या 1 होगा। और अगर 1 होगा तो ब्लैक पेंट करेगा, 0 होगा तो वाइट पेंट करेगा, या तो वाइट कलर या फिर ब्लैक कलर। इसके अलावा कोई और कलर वो पेंट नहीं कर सकता। यहाँ डिफरेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखोगे चैनल में एक बिटमैप चैनल है, यानी हर एक पिक्सल के अंदर या तो ब्लैक कलर आएगा या वाइट कलर आएगा, इसके अलावा कोई और कलर नहीं आएगा। ग्रे स्केल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ग्रे चैनल है, इसमें वाइट कलर भी आ सकता है पिक्सल में, ब्लैक कलर भी आ सकता है और ग्रे कलर्स भी आ सकते हैं। और जो RGB डॉक्यूमेंट होता है इसमें 3 अलग अलग चैनल्स होते हैं, रेड चैनल, ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल, और ये तीनों को मिक्स करके RGB चैनल बनता है, RGB कलर बनता है। अगर मैं इसमें से कोई चैनल रिमूव कर दूंगा, ग्रीन रिमूव कर दिया तो इसमें रेड और ब्लू बच गया, ब्लू रिमूव कर दिया तो ये एक सिंगल चैनल का ग्रे स्केल इमेज बन जाएगा, है ना।
ऐसे रेड रिमूव नहीं कर सकते, अब एक चैनल तो चाहिए ना, ग्रीन ऐड किया, रेड रिमूव कर दिया, तो ये ग्रीन का ग्रे स्केल बन गया, ये ब्लू का ग्रे स्केल बन गया, है ना। तो ये 3 चैनल्स ऐड हो जाते हैं जिससे हमको ये कलर्स दिखाई देते हैं। ऐसे ही CMYK डॉक्यूमेंट अगर होगा, जैसे ये CMYK डॉक्यूमेंट बना है, इसमें सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक 3 अलग अलग चैनल्स होते हैं। इसमें सियान निकाला, मैजेंटा निकाला, येलो भी निकाल दिया, तो एक ब्लैक कलर का इसका चैनल बच गया। ऐसे ही येलो ऐड किया, ब्लैक हटा दिया, तो ये कलर्स इसके मिल गए। ऐसे ही इसमें अलग, इसमें अब सियान कलर बच गया, लेकिन और कोई कलर मिक्स नहीं होगा, तो इसमें भी ग्रे स्केल आपको ये मिलेगा। चारों ऑन करोगे तब ये फुल डेफिनेशन कलर आपको दिखाता है, ठीक है। एक लैब कलर डॉक्यूमेंट और होता है। लैब का मतलब होता है लाइटनेस, कलर ए एंड कलर बी। लाइटनेस से आप डिफाइन करते हो, ये देखो ये लैब है, तो ये लाइटनेस है कलर की, कलर ए और कलर बी, ये आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे कलर ए क्या होगा, कलर बी क्या होगा, और इसकी लाइटनेस कितनी होगी। इसमें भी आप अलग अलग कलर्स पेंट कर सकते हो। ये पहले यूज होता था फोटोग्राफी में, बट आज की डेट में CMYK या RGB ही यूज होता है, लैब कलर इतना यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप्स हो गए आपके। और क्या है, बैकग्राउंड कंटेंट क्या होगा, इसको सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट वाइट रहता है, कोई भी प्रीसेट यूज करोगे तो उसमें डिफॉल्ट वाइट रहता है। कई प्रीसेट्स में डिफॉल्ट वाइट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, इसमें पिक्सेल्स हैं लेकिन उन पिक्सेल्स में वैल्यू नहीं है, खाली है, कोई भी वैल्यू नहीं है उन पिक्सेल्स में। तो इस तरीके का आपको चेकर्ड ग्रिड दिखाई देता है। यहाँ पे आप पेंट करके डॉक्यूमेंट में अपने कलर्स ऐड कर सकते हो, पिक्सेल्स पे कलर सेट कर सकते हो। इसके अलावा ब्लैक भी आप सेट कर सकते हो एज बैकग्राउंड कलर, या फिर कोई और कस्टम कलर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप अपना कस्टम कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, फिर वो बैकग्राउंड कलर बन जाएगा, है ना। और ट्रांसपेरेंट, ब्लैक वाइट या कोई कस्टम कलर अगर आप चूज करना चाहते हो तो उसको आप चूज कर सकते हो। ये ऑप्शंस आपके बैकग्राउंड कलर में रहेंगे। कलर प्रोफाइल क्या होता है, हर एक डिवाइस जो होता है उसको कलर्स बनाने के लिए कलर प्रोफाइल की ज़रूरत होती है। कलर प्रोफाइल जैसे उसको पता होना चाहिए कि कितना कलर मिक्स करने से कौन सा कलर बनाया जाता है, बनता है, और वो कैसे बनेगा उसमें, तो उसकी वो कलर प्रोफाइल होती है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैमरा मेकर्स के अलग अलग कलर प्रोफाइल्स मिलेंगे, अलग अलग डिवाइसेस के, एडोबी के डिवाइसेस जो होते हैं या सोनी के डिवाइसेस कलर गेमर, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। फूजी फिल्म, कोडाक, यहाँ पे आप देख रहे हो, कैनन, है ना। तो ये अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग कलर प्रोफाइल्स जो अलग अलग कंपनीज ने बना के रखी हैं वो होती हैं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, आप अपने फ़ोन पे कोई इमेज देखते हो, फिर दोस्त के फ़ोन पे उसी इमेज को देखोगे तो उसमें आपको कलर डिफरेंस दिखाई देगा, तो वो क्या है, कलर प्रोफाइल की वजह से होता है। अब ये कलर प्रोफाइल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको बोला गया है, ये आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट में यही कलर प्रोफाइल यूज़ होगी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, तब आप उसको चेंज करो। अदरवाइज आप इसको क्या करोगे, डोंट कलर मैनेज, तो वो डिफ़ॉल्ट जो कलर प्रोफाइल है एडोबी की उसको यूज़ करेगा। दूसरी चीज़ एडवांस ऑप्शन में मिलेगा, ये कभी कभी हिडन होता है इस तरीके से, हो सकता है यहाँ दिखाई ना दे, तो इस पर एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब दिखाई देगा। पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, एस्पेक्ट रेशो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट का एस्पेक्ट रेशो, विड्थ और हाइट का रेशो, रेशो प्रोपोर्शन जानते हो ना, विड्थ और हाइट का रेशो क्या है। जैसे अगर एक स्क्वायर है 8x8 इंचेस का, तो उसका एस्पेक्ट रेशो कितना निकलेगा, 86। 8x8 का है तो उसका एस्पेक्ट रेशो हो जाएगा 1:1, है ना। 1:1 कैसे हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8 कट गया, 8 1 जा 8 कट गया, तो 1:1 का रेशो आ गया। ऐसे ही एक रेक्टेंगल है 10
और 5, 10 विड्थ और हाइट। तो क्या आ गया उसका 2:1 का एस्पेक्ट रेशियो आ गया, है ना। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, पिक्सल का एस्पेक्ट रेशियो पूछ रहा है वो। पिक्सल हमेशा स्क्वायर होता है, उसका एस्पेक्ट रेशियो 1:1 होता है। स्क्वायर पिक्सल वो डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको हमेशा दिखाई देगा, एक्सेप्ट इन सम रेयर केसेस जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए कोई चीज़ क्रिएट करना है, जैसे कि वाइड स्क्रीन टेलीविजन, उसमें पिक्सल का एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाता है, रेक्टेंगुलर पिक्सल होता है 2:1 होता है कभी, या कुछ और चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 0.91, 1.09, 1.21, 1.33, 1.46, ये 2:1 एनामॉर्फिक, ये टीवी HD 1080, 1.5। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट रेशियोज हैं पिक्सल्स के लिए। अगेन इसको आपको स्क्वायर पिक्सल पे ही रखना है और हमारे सारे पर्पसेस के लिए, सारे इंटेंशंस के लिए इसको हमको स्क्वायर पिक्सल ही रखना है, अनलेस आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जिसमें आपको स्पेसिफाई किया है कि पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है, या स्पेसिफिक ये पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, तब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अदरवाइज इसको स्क्वायर पिक्सल पे रखना है, तब आपका एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया वेब लार्ज और ये प्रीसेट सेटिंग्स है, ये डॉक्यूमेंट बन गया, ये हमने बनाया नया डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट पे हम कुछ करना शुरू कर सकते हैं, और एक ऑप्शन होता है आपके पास Ctrl+O, यानी कि फाइल ओपन, जिससे कि आप कोई भी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फाइल फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी, जो फाइल का साइज होगा वही आपके डॉक्यूमेंट का साइज होगा, जो फाइल की सेटिंग्स होंगी वही आपके डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स होंगी। है ना, आगे बात समझ में। ओपन कोई एग्जिस्टिंग फाइल को किया जाता है, और न्यू जब हमें नया फाइल बनाना है तब करते हैं, ठीक। अच्छा, अब आज हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट, ये 1920x1080 जो कस्टम प्रीसेट है ये हमने बना लिया, ठीक है। और इस पे मैं कुछ इमेजेस प्लेस करूँगा। इमेजेस कैसे, पहले तो हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी इमेजेस, इसमें सिस्टम में कुछ है नहीं इमेजेस खास, इसको किया मैंने डाउनलोड, ये पेड वाली आ गई है, पेड चाहिए हमको। ठीक है, तो कुछ डाउनलोड कर लिया मैंने रैंडम इमेजेस, ये सब कहाँ पे गई हैं, डाउनलोड्स फोल्डर में गई हैं। तो फाइल प्लेस करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन कौन से हैं। प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक, ठीक है। जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तब वो फाइल ओपन हो जाती है, ये फाइल ओपन हो गई, है ना। यही इसी का लेयर पैनल में देखोगे, ये लेयर्स पैनल है, इसमें ये बैकग्राउंड है, यानी कि ये ओरिजिनल इमेज है। और अगर मैं इसी इमेज को यहाँ पे करता हूँ फाइल प्लेस एम्बेडेड, तो ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस हो गई है अपने 100% स्केल पे, चेंज नहीं किया है उसने स्केल। और ये क्या है, प्लेस एम्बेडेड करी है। और एक फाइल में यहाँ पे करता हूँ फाइल प्लेस लिंक, ये सेम इमेज मैंने यहाँ पे लिंक प्लेस करी है,
प्लेस करने के बाद आपको इमेज पे डबल क्लिक करना पड़ेगा उसको कमिट करने के लिए प्लेस को, अदरवाइज वो प्लेस नहीं होगी या फिर बाहर आपको क्लिक नहीं करने देगा। ठीक है, ये वाली कौन सी है एम्बेडेड, ये वाली कौन सी है लिंक। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दो, ये लेयर पैनल में ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये एम्बेडेड है और ये लिंक्ड है। यहाँ पे लेयर्स पैनल में आप देख रहे हो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है ना। ये लिंक बना हुआ है, यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट और ये बोलते हैं लिंक स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जो लिंक फाइल होती है ये अभी यहाँ पे प्लेस तो है, दिखाई तो दे रही है, लेकिन इसकी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, इसकी ओरिजिनल फाइल में से आ रही है। ओरिजिनल फाइल कौन सी थी, ये वाली। मान लो इस फाइल में मैं कोई चेंज करूँ, मैंने लिया V से ब्रश टूल और यहाँ पे पेंट कर दिया कुछ, और मैंने इस चेंज को सेव कर दिया Ctrl+S। सेव करने से मेरे डॉक्यूमेंट में जो लिंक्ड फाइल थी वो अपडेट हो गई, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल से उठा रहा है, वो लिंक्ड है। लिंक मतलब कनेक्टेड है, और ये एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब जड़ा हुआ है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी उठा के इसमें जड़ दी, अब इसका उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, क्लियर है एम्बेडेड और लिंक्ड में क्या डिफरेंस। यस, ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए शुरुआत में, एम्बेडेड क्या है और लिंक्ड क्या है। दूसरी चीज, जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो, Ctrl+O से ओपन, ये फाइल ऑलरेडी ओपन करी हुई थी, तो इसको आप मूव नहीं कर सकते, यानी कि ये हमारे पास मूव टूल है, इसका नाम है मूव टूल, इससे क्लिक और ड्रैग करूँगा तो ये मूव नहीं होगा, वार्निंग देगा सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। However, you can convert it to a normal layer, then change any of these attributes. तो इसको बैकग्राउंड लेयर से नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इस पे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसको अभी के लिए कैंसिल कर देते हैं। कैसे करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे इसके लॉक आइकन पे, तो ये अनलॉक हो जाएगी, बैकग्राउंड नॉर्मल हो गया। अब इसको देखो मैं मूव भी कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे ये एक नॉर्मल लेयर है। अगर मैं इस फाइल को प्लेस करता हूँ, एक बार के लिए ना इसको अंडू कर देते हैं, फाइल में मैं चेंज करना नहीं चाहता, सेव कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, है ना। तो ये नॉर्मल लेयर है, इसको अनलॉक किया, यहाँ पे किया मैंने प्लेस एम्बेडेड, इसको क्या किया था, ओपन करके नॉर्मल लेयर बनाया था, है ना। ये प्लेस एम्बेडेड करके प्लेस किया मैंने, या प्लेस लिंक करके भी आप कर सकते हो। लिंक और एम्बेडेड में जो फर्क है वो वही रहेगा, इससे रिलेटेड नहीं है जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, जब भी किसी इमेज को हमको ट्रांसफॉर्म करना होता है, ट्रांसफॉर्म मतलब उसमें चेंजेस करने होते हैं। क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म में, हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसका साइज यानी कि उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, उसमें रोटेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कर सकते हैं, डिस्टॉर्शंस कर सकते हैं, वॉट कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में यही आता है, स्केल, रोटेशन, स्केल मतलब साइज, रोटेशन उसको घुमाना, और उसकी पोजीशन। ठीक है, तो मान लो ऊपर ये इसका विजिबिलिटी आइकन होता है, लेयर पैनल में ये विजिबिलिटी आइकन होता है। तो ऊपर वाली लेयर को हाइड कर दिया, नीचे वाली लेयर पे पहले वर्क कर रहे हैं। इसको किया मैंने ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करने के लिए Ctrl+T ट्रांसफॉर्म दबाते हैं, ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट है Ctrl+T। फिर इसके बाद हम इसको स्केल कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी विड्थ दिख रही है, इसकी हाइट दिख रही है, इसको हम कम ज़्यादा डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये लिंक ऑन है तो ये विड्थ और हाइट का एस्पेक्ट रेशियो इसका मेंटेन रखेगा, और एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखेगा। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ और बहुत छोटा कर रहा हूँ, और लगभग 5% से भी कम कर दिया मैंने इसका साइज। ठीक है, और ये कौन सी नॉर्मल लेयर है, और मैंने कमिट कर दिया, डबल क्लिक किया तो कमिट हो गया ट्रांसफॉर्म जो चेंज किया मैंने।
और ऊपर वाली जो इमेज है इसको भी हम इतना ही छोटा कर देते हैं। इसको भी मैं स्केल कर रहा हूँ कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके, और इसको भी मैं लगभग 4% पे ले गया, 5% के आसपास। एंटर कर दिया, एंटर से भी कमिट हो जाता है ट्रांसफॉर्म। इस वाली लेयर पे आते हैं वापस से, और इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म अब की से यहाँ पे क्या दिखा रहा है 100% दिखा रहा है ना, और वापस से उतना ही बड़ा करता हूँ जितना पहले थी। और ये भी बटन है यहाँ पे कमिट ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्या हो गया, ब्लर हो गई, इसकी क्वालिटी खराब हो गई है ना। तो जो नॉर्मल लेयर होती है उस पे जो भी आप चेंज करते हो वो चेंज डायरेक्टली उस लेयर पे हो जाता है। यानी कि जब हमने इसको छोटा किया तो इसके जो पिक्सेल्स थे वो कम हो गए। अब जब बड़ा करेंगे तो पिक्सेल्स बढ़ते हैं क्या? नहीं, पिक्सेल्स का साइज देखो, अब कितने कम पिक्सेल्स थे वही पिक्सेल्स बड़े हो गए। तो क्या हुआ, इसकी क्वालिटी एकदम ही बेकार हो गई, लूज हो गई इसके पिक्सेल्स, है ना। तो ऐसे ही होता है अगर आप किसी को फोटो भेजते हो, है ना, वो व्हाट्सएप पहले तो उसको कंप्रेस कर देता है, फिर मान लो उसने डाउनलोड करी फोटोग्राफ, फिर उसने दोबारा से व्हाट्सएप पे भेजी किसी को, वो और कम कर देगा, फिर ऐसे कोई और भेजेगा, तो इवेंचुअली फ़ोटो क्या होती है, पुरानी हो जाती है। वो दिखाई देता है कि ये पुरानी हो गई है फ़ोटो, उसका रेजोल्यूशन ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, उसको बार बार सेंड करने से, बार बार छोटा बड़ा करने से ख़राब होती है। लेकिन ये जो फाइल हमने प्लेस करी हुई थी, इस पर वापस आ जाते हैं। ये जो फाइल हमने प्लेस करी थी यहाँ पे, इस पर अगर मैं कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करता हूँ, देखोगे यहाँ पे 100 नहीं दिखा रहा, यहाँ पे 4.49 दिखा रहा है। यानी कि उसको याद है उसमें पहले कितने पिक्सेल्स थे। तो वापस से मैं इसको 100% पे ले आया और एंटर किया, तो उसके वापस से पिक्सल सारे आ गए। क्यों? क्योंकि ये हमने फाइल प्लेस एम्बेडेड किया था, तो ये क्या बनता है, ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनता है। जब आप फाइल प्लेस एम्बेडेड करते हो तो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप कितनी भी बार छोटा या वापस से बड़ा कर सकते हो, उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन्ड रहती है, उसके पिक्सेल्स लूज नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर मैं बी से ब्रश टूल लूंगा और इसके ऊपर पेंट करूंगा तो ये इसके ऊपर पेंट नहीं करने देता। देख रहे हो, लेयर सेलेक्टेड है, ये नया लेयर बना के पेंट कर रहा है। लेकिन ये जो लेयर है इसके ऊपर पेंट करूंगा तो डायरेक्ट इसके ऊपर पेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पिक्सेल्स एडिटेबल है, इसके पिक्सेल्स एडिटेबल नहीं है डायरेक्टली। इसके पिक्सेल्स को एडिट करने के लिए इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दूंगा, तो अब वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब मैं इसके पिक्सेल्स को पेंट कर सकता हूँ। लेकिन अब अगर मैं इसको स्केल करूँगा और कमिट कर दूंगा तो वो भूल जाएगा कि उसको स्केल किया था। और अब ये भी 100 दिखा रहा है, और 100 से ऊपर किसी भी इमेज को आप स्केल करोगे तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, उसकी क्वालिटी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या समझ में आया? स्मार्ट ऑब्जेक्ट retains its pixel information। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपने पिक्सल इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखता है, रिटेन मतलब संभाल के रखता है। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट, नॉर्मल या इसको बोलते हैं रास्टराइज लेयर, नॉर्मल या रास्टराइज लेयर has editable pixels and does not retain its pixel information।
ठीक है। नॉर्मल लेयर कैसे आती है, जब आप किसी फाइल को ओपन करके बैकग्राउंड अनलॉक करते हैं तो वो नॉर्मल लेयर होती है। या फिर अगर आपने राइट क्लिक करके कॉपी करा किसी इमेज को तो ये भी एक नॉर्मल लेयर होती है। इसको कॉपी इमेज किया, कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, ये भी एक नॉर्मल इमेज है, इस पे कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। नॉर्मल इमेज को आप राइट क्लिक करके बोल सकते हो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। स्केल करने से पहले हम उसको बोलेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया, इसको स्केल करके वापस से हम बड़ा कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी नहीं खराब होगी। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर सकते हो, जिससे कि वो रास्टर लेयर बन जाती है, जिससे कि अब इसके पिक्सेल्स जो हैं वो एडिटेबल है और इसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है जब आप उसको स्केल करोगे। ठीक है, समझ में आई ये बात, क्लियर है पॉइंट। तो क्या चीज याद रखने वाली है, अगर कोई ऐसी लेयर है जिसको हमको स्केल करना है, कभी छोटा करना है, बाद में हो सकता है बड़ा करना हो, उसको हम क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे। और जब उसमें एडिटिंग करनी होगी, उसका साइज फाइनल हो गया, तब हम उसको नॉर्मल लेयर बना सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, एस्पेक्ट रेशो का मैंने आपको बता दिया। एस्पेक्ट रेशो ऑलवेज मेंटेन एस्पेक्ट रेशो when scaling and image। किसी भी इमेज को स्केल करते वक्त एस्पेक्ट रेशो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्यों, मान लो ये इमेज हमने पेस्ट करी और इसको मैंने स्केल करना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, यहाँ से ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशो का बटन ऑफ कर दिया। अब अगर मैं इसको स्केल करता हूँ, ये एस्पेक्ट रेशियो इसका चेंज हो रहा है, ये 76% विड्थ पे आया है और हाइट 32 पे आया है। पहले जो 100 था, एस्पेक्ट रेशियो 1:1 था, अब चेंज हो गया है। तो ये कैसी इमेज दिख रही है, चपटी हुई। ऐसे ही अगर मैं इधर की तरफ करूँगा तो ऐसे चपटी हुई लंबी स्ट्रेच इमेज दिखाई देगी, है ना। तो ये चीज़ क्या है, गलत है, ये गलत तरीका है किसी भी इमेज को स्केल करने का। स्केल करने के लिए ऑलवेज मेक श्योर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो इज ऑन, देन इसको आप स्केल कर सकते हो। ठीक, और रास्टर ग्राफिक के बारे में हमने एक बात सुनी है, पहले भी करी है, कि रास्टर ग्राफिक्स आर रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। सो क्या करना है, डू नॉट स्केल रास्टर इमेज अबव 100%, मतलब उसके 100% जो स्केल वैल्यू आएगा विड्थ और हाइट का, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ये 100% दिखा रहा है ना, मेरे को इसको 100% से ज़्यादा नहीं करना। मैं छोटा कर चुका हूँ, नॉर्मल लेयर थी, छोटा कर चुका हूँ। अब अगर दोबारा से बड़ा करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को वही पिक्सेलेशन मिलेगा, वही क्वालिटी वापस नहीं मिलेगी, मेरे को ब्लर हो जाएगी इमेज, पिक्सेलेट हो जाएगी। तो ये क्या है, रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स पिक्सल इंफॉर्मेशन, नॉर्मल रास्टराइज्ड लेयर हैज एडिटेबल पिक्सेल्स एंड डज नॉट रिटेन पिक्सल इंफॉर्मेशन। ये हमको पता होना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टर नॉर्मल लेयर का क्या डिफरेंस होता है। रास्टर लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं लेयर पैनल में उसके ऊपर और उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, या स्मार्ट ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर कर देते हैं। और बैकग्राउंड अगर होता है तो बैकग्राउंड को अनलॉक करते हैं डबल क्लिक करके लॉक पे। ऑलवेज मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो व्हेन स्केलिंग एन इमेज या रास्टर इमेज, डू नॉट स्केल अ रास्टर इमेज अबव 100%। ठीक है, तो ये रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं जो हमने बनाया था, फाइल प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स एक साथ नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, है ना, एक बार में एक ही फाइल सेलेक्ट होती है। अगर मल्टीपल फाइल्स एक साथ डालनी है
उसके लिए ट्रिक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जो इमेजेस आपको चाहिए, फिर इनको क्लिक और ड्रैग करके फोटोशॉप में ड्रॉप करोगे तो एक एक करके आपको कमिट करना पड़ेगा प्लेस। ये कमिट किया, 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 तो ये इमेजेस प्लेस हो गई हैं। फिर इमेजेस सारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन है, तो मैं स्केल कर रहा हूँ और प्लेस करता जा रहा हूँ। कोई छोटी कोई बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं है सब सेम साइज की हो। जूम करके डिटेल में जा सकते हो, देख सकते हो कहाँ पे अगर एक भी पिक्सल का गैप आ रहा है तो उसको हटा सकते हो। है ना, ऐसे ही अगर आपने प्लेस करने की जगह इमेज आपने ली कॉपी पेस्ट करके, यहाँ से किया आपने राइट क्लिक कॉपी इमेज और पेस्ट। अब ये क्या है, नॉर्मल लेयर है, इसको एक बार मैं स्केल कर दूंगा तो दूसरी बार बड़ा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, फिर आप इसको प्लेस कर सकते हो। लेकिन सर ये जो फाइल है हम फाइल में भी लेके तो कॉपी पेस्ट कर देंगे आप डाउनलोड्स में नहीं मिलेगी वो, तो अब जैसे वो तो कॉपी पेस्ट करी वो यहीं पे मिलेगी, सेव नहीं करी आपने, है ना। इस तरीके से और क्या कोई इमेज ले लें यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेयर का स्टैकिंग ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, तो मेरे को पीछे करना है। इस इमेज को भी पीछे करना है। ठीक है, टाइप टूल से क्लिक किया, यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ये टेक्स्ट लेयर बनती है। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, मूव टूल लेके, मूव टूल ये जो है पहला टूल हमारा, इसके ये फंक्शन है, इसको ये लेयर को सेलेक्ट करने देता है और फिर लेयर को आप एडिट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इमेज कोलाज, और हर एक इमेज को मैं चेक कर सकता हूँ, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ये इसका एस्पेक्ट रेशियो सेम है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, विड्थ और हाइट, और 100% से भी कम है, मतलब इसकी क्वालिटी रिटेन्ड है, मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला असाइनमेंट रहेगा, टू मेक एन इमेज कोलाज। ये फाइल में सेव कर देता हूँ आप लोगों के फोल्डर में, ताकि आप इसको देख सको बाद में। हाँ,
हाँ, सारी इमेजेस स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमने या तो एम्बेड करी है, प्लेस करी है, अगर कॉपी करके पेस्ट करी है तो हमने उसको पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर उसको गेन किया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का तो यूज करेंगे हम कि इससे हमारी जो पिक्स है और उसको छोटा बड़ा करके हमारी क्वालिटी को भी फर्क ना पड़े। हाँ। ये इसका काम है। हाँ, तो जो आपने जो बताया था लास्ट टाइम इससे मेरी तो उसको क्या था? रास्टराइज इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मान लो मेरे को इनमें से किसी भी इमेज को मान लो कुछ एडिटिंग करनी है, मान लो मेरे को इसमें कुछ पिक्सेल्स में पेंट करना है, बी से ब्रश टूल लूँगा तो ये लेयर के ऊपर पेंट नहीं करने देगा, है ना। या फिर मैं अगर यहाँ पे एक टूल है मेरे पास ब्लर टूल, तो ये ब्लर टूल मना करेगा कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिक्सेल इन्फॉर्मेशन रिटेन रखता है, उसको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसको अगर मेरे को ब्लर टूल का यूज़ करना है तो मेरे को राइट क्लिक करके रास्टराइज करना है। अब मैं इसके ऊपर ब्लर टूल का यूज़ कर सकता हूँ। करना है नहीं करना? ये गलत लेयर सेलेक्ट है, सॉरी, ये बलून वाली लेयर नहीं है, बलून वाली ये लेयर है। इसको रास्टराइज करेंगे। अब इसके ऊपर ये ब्लर टूल चलाएंगे, कर रहे हैं ना काम। लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। लेयर हाँ, रास्टर करने के बाद वापस से स्मार्ट कर सकते हो, बट वो स्मार्ट अब नई इंफॉर्मेशन के साथ होगा भाई इसके साथ होगा जो हमने एडिट कर दिया। जो एडिट कर दिया है। अब इसे से अब हम इसे जूम कर दें तो इसके पिक्सल को फर्क होना पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? रास्टराइज करने के बाद अपन सेव करते हैं। ये देखो ना, ब्लर किया है तो पिक्सेल्स पे ही तो फर्क पड़ा है। लेकिन इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट अब आपने किया, कंट्रोल टी किया, अब ये 100 दिखाएगा। अब ये भूल गया कि ये इसको छोटा पहले किया था। जब आपने रास्टराइज कर दिया वो उस टाइम पे ही भूल गया कि उसका ओरिजिनल रेजोल्यूशन क्या है। आप छोटा बड़ा करते हैं तो आप पिक्सल करते हैं। बिल्कुल तो सर अगर किसी इमेज बनाना है एडिट करनी है तो पहले सर रास्टराइज करते हैं। बिल्कुल, अगर इमेज के अंदर पिक्सेल्स को चेंज करना है तो उसको रास्टराइज करे बिना नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए आपको फैसिलिटी चाहिए तो उसको आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके रखना पड़ेगा। ये फिर तो सर पहले से हमें नॉन होना चाहिए कि हमारी इमेज हाँ, आपको पता होना चाहिए आप क्या करने वाले जब हो। काम करोगे आपको पता रहेगा कितनी इमेज की जरूरत, कितने बड़ी इमेज की जरूरत है आपको। ठीक है, समझ में आया सारे पॉइंट्स? सारे पॉइंट्स कहाँ पे लिखे थे हमने? एक तो ये फाइल आगे के लिए सेव कर दी, प्लेस्ड इमेज और एम्बेडेड। एम्बेडेड और लिंक एंड एम्बेडेड इमेज का डिफरेंस ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड एस्पेक्ट रेशियो कहाँ सेव करने लगे एकदम से।